बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है फ्लक्चुएशंस। Fluctuations may be observed in the energy as well as in the number of systems of an ensemble. हमने एंजेम्बल्स के बारे में पहले पढ़ा है, तो उसमें दो तरह की फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। एक तो उनकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन से मुराद है स्मॉल वेरिएशंस, और इसी तरह से जो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स है उसके अंदर भी स्मॉल वेरिएशंस आ सकती हैं। हम डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएशंस इन द एनर्जी ऑफ एन असेंबली। एनर्जी में फ्लक्चुएशन क्या है? इफ एन असेंबली इज इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, द एनर्जी ऑफ द असेंबली कैन फ्लक्चुएट अबाउट इट्स मीन वैल्यू as heat is absorbed from or given to its surroundings। कि अगर हम एक ऐसी असेंबली कंसिडर करते हैं जिसको हम क्लोज सिस्टम, थर्मोडायनामिक्स में क्लोज सिस्टम के साथ कह सकते हैं, तो वो असेंबली कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस, एनक्लोजर को फर्नेस कह सकते हैं या ओवन कह सकते हैं। कि कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस या ओवन के अंदर उसको हमने रखा हुआ है, एनर्जी ऑफ द असेंबली कैन फ्लक्चुएट, तो एनर्जी में चेंजेस जो है वो आएंगी अबाउट इट्स मीन वैल्यू। एवरेज एनर्जी या मीन वैल्यू होगी एनर्जी की, उसमें थोड़ी स्मॉल वेरिएशन उसके अंदर आएंगी, क्योंकि हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम और गिवन टू इट्स सराउंडिंग। कि वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है उसको हीट दे भी सकता है सिस्टम और उससे हीट ले भी सकता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमने। इस वजह से अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो हीट दे देगा, बाहर देगा सराउंडिंग्स को। अगर उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है तो फिर वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इस वजह से वेरी स्मॉल वेरिएशन जो है वो उसके अंदर आएंगी, जिनका हम फ्लक्चुएशन का नाम दे रहे हैं। We can calculate the magnitude of energy fluctuations in such an assembly using the concept of canonical ensemble. Let the deviation of energy या fluctuation in the energy of an assembly from its mean state या mean energy E bar is defined as delta E is equal to E minus E bar। डेल्टा ई जो है ये डेविएशन ऑफ एनर्जी या फ्लक्चुएशन इन द एनर्जी को शो कर रहा है, और ई एनर्जी ऑफ द असेंबली है, और ई बार जो है वो एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ द एनर्जी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मीन एनर्जी इट फॉलोज दैट द मीन वैल्यू ऑफ दिस डेविएशन डेल्टा ई विल बी जीरो। कि अगर हम इस डेल्टा ई की मीन वैल्यू निकालें तो वो जीरो होगी। कैसे? इसको हम कि अगर हम इसकी मीन वैल्यू लें, यानी डेल्टा ई की एवरेज ले लिया हमने, इधर हमारे पास था डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस ई बार, उसकी भी एवरेज वैल्यू ले ली, यानी दोनों साइड पे हमने एवरेज वैल्यू ले ली। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, ई की एवरेज वैल्यू माइनस ई एवरेज की एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू ऑलरेडी सिंगल नंबर होता है, एक ही नंबर होता है। एवरेज जो निकलती है या मीन वैल्यू निकलती है वो जस्ट एक नंबर होता है। उसकी मजीद एवरेज है ही एक नंबर, तो उसकी वही वैल्यू आएगी। इसलिए ई एवरेज की एवरेज जो ये हम बनेगी वो ई एवरेज के इक्वल ही होगी। इसकी एवरेज वैल्यू ली तो वो ई एवरेज बन गई, इस एवरेज की एवरेज वैल्यू ली तो वो भी ई एवरेज ही है। ई एवरेज माइनस ही सेम टर्म्स हैं, आंसर जीरो आ जाएगा। तो मीन फ्लक्चुएशन जो होगी वो जीरो हो जाती है। A meaningful measurement of the magnitude of fluctuation in energy may be taken as the mean square fluctuation। अब हम
मीन लेने की बजाय मीन स्क्वायर लेते हैं, डेल्टा ई स्क्वायर की मीन वैल्यू, मीन ऑफ दी डेल्टा ई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेंगे फ्लक्चुएशन का और फिर उसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। अब हम डेल्टा ई का स्क्वायर लिया तो ये ई माइनस ई बार था, उसका भी स्क्वायर ले लिया, यानी हमारी ये जो इक्वेशन थी ये डेल्टा ई माइनस ई बार, इसकी जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे फिर उसकी मीन वैल्यू, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया फिर उसकी मीन वैल्यू। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है, यानी ये जैसे हम a प्लस बी का स्क्वायर ये ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ई बार इसका स्क्वायर उसकी एवरेज वैल्यू, ये भी वही होगी माइनस 2 ई बार, तो ये ई बार इंटू ई बार का स्क्वायर हो जाएगा, ये ई बार का स्क्वायर जैसे ये है माइनस 2 ई बार का स्क्वायर, ये ई बार का स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का ई बार का स्क्वायर है, प्लस में से माइनस टू माइनस करेंगे तो माइनस ई बार का स्क्वायर, हमारे पास डेल्टा ई स्क्वायर एवरेज आएगा ई स्क्वायर बार माइनस ई बार का स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस ई एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। पहले केस में पहले स्क्वायर है बाद में एवरेज या मीन वैल्यू है, माइनस के बाद सेकंड टर्म जो है इसमें एवरेज वैल्यू लेके फिर उस एवरेज वैल्यू का स्क्वायर किया जाएगा। अब हमारा, क्योंकि आप देख लें कि स्क्वायर की वैल्यू अब 0 के इक्वल नहीं आ रही, अब हम ये दोनों टर्म जो है इनकी वैल्यू यानी ई बार का स्क्वायर निकाल लेंगे और ई स्क्वायर बार, इन दोनों की वैल्यूज निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे पर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए ई बार का मतलब है कि ई की एवरेज वैल्यू, ई की एवरेज वैल्यू के लिए द मीन एनर्जी या एवरेज एनर्जी ऑफ एन असेंबली इन द कैनोनिकल एंसेम्बल इज गिवन बाय ई बार इज इक्वल टू समेशन आई ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। ये डेफिनेशन है, ई आई इज इक्वल टू समेशन आई पी आई इंटू ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। एंड according to canonical distribution, the probability of EI is defined as P of EI is equal to 1 over Z of beta exponential minus beta EI। ये हमने canonical ensemble जब यहाँ पढ़ा था वहाँ पे हमने ये निकाला था कि canonical distribution या probability of finding a system having energy EI among the super system is given by P of EI is equal to 1 over Z of beta exponential minus beta EI, जिसमें Z of beta इसको हमने पार्टीशन फंक्शन, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन का नाम दिया था, Z of beta इज द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, और इसको डिफाइन किया था Z of beta इज इक्वल टू समेशन I एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI के साथ। अब हमने यहाँ P of इक्वेशन जो ई एवरेज की इक्वेशन है, यहाँ पी ऑफ ई आई की ये जो वैल्यू इक्वेशन 5 में है ये यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास मीन जो है एनर्जी या ई बार इज इक्वल टू 1 ओवर जेड ऑफ बीटा समेशन आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। इन इस इक्वेशन में पी ऑफ ई आई की वैल्यू ये वाली हमने पुट की, ये 1 ओवर जेड ऑफ बीटा, ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम जेड ऑफ बीटा का बीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। इक्वेशन नंबर 6 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो पार्शियल जेड ऑफ बीटा इज इक्वल ओवर पार्शियल बीटा इज इक्वल टू, अब समेशन एक्सपोनेंशियल का जो है डेरिवेटिव वो एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो यानी e की पावर माइनस बीटा ई आई का इंटीग्रल तो यही e की पावर माइनस बीटा ई आएगा।
अब ई की जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे बीटा के लिहाज से, तो माइनस ई आई डेरिवेटिव से हम बाहर निकाल लेंगे, तो बीटा के लिहाज से डेरिवेटिव जो बनेगा पार्शियल बीटा बाई पार्शियल बीटा जो 1 हो जाएगा। तो फिर यानी इस जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास उसमें से आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू माइनस ई आई। अब माइनस को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पार्शियल जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा इज इक्वल टू समेशन आई, इसको यहाँ शुरू में ले आए यहाँ पर ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, यानी अब ये जो टर्म है ये माइनस पार्शियल जेड ऑफ बीटा ओवर पार्शियल बीटा के बराबर है। इसका यानी ये जो इक्वेशन 7 में ये वाली जो टर्म है ये पार्शियल जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा माइनस साइन के साथ इसकी इक्वल है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तुम्हारे पास 1 ओवर जेड ऑफ बीटा और यहाँ माइनस पार्शियल जेड ऑफ बीटा। पहले का डेरिवेटिव, अब इसमें फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिख दिया हमने और इस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव बीटा के लिहाज से लेंगे। एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले से है, एक और लेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा पार्शियल 2 जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा 2। बीटा के लिहाज से एक डेरिवेटिव पहले था, एक और लेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये पार्शियल 2 जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा 2 बनेगा। और फिर ये माइनस का माइनस, अब ये टर्म वैसे ही लिखेंगे पार्शियल जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा, और ये 1 ओवर जेड ऑफ बीटा का हम डेरिवेटिव लेंगे। जेड ऑफ बीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो जेड ऑफ बीटा की पावर -1, तो ये फिर -1 जेड ऑफ बीटा की पावर -1 में से एक माइनस और करेंगे तो पावर -2 बनेगी, और फिर जेड ऑफ बीटा का बीटा के लिहाज से डेरिवेटिव, इसको फिर हम लिख सकते हैं -1 ओवर जेड स्क्वायर ऑफ बीटा पार्शियल जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा। यानी अब ये 1 ओवर, हम जानते हैं कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव -1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये फिर उसी तरह से -1 ओवर जेड स्क्वायर बीटा और पार्शियल जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा, जेड का बीटा के लिहाज से डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करें तो पार्शियल ई बार बाई पार्शियल बीटा इज इक्वल टू -1 ओवर जेड ऑफ बीटा पार्शियल 2 जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा स्क्वायर, और माइनस का सिंबल जो था माइनस से 1 ओवर जेड ऑफ बीटा पार्शियल जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा होल का हमने स्क्वायर कर दिया। अब जेड ऑफ बीटा का हमने डेरिवेटिव जो निकाला था पार्शियल जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा, उसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। ये जो हमने निकाला हुआ है एक डेरिवेटिव बीटा के लिहाज से, इस इक्वेशन का हम एक दफ़ा फिर बीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा बीटा के लिहाज से, और क्योंकि बीटा के लिहाज से तो ई आई कांस्टेंट होगा, समेशन ई आई डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था कि समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा आई और फिर पावर से माइनस ई आई, तो ये डेरिवेटिव फिर रिपीट होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा समेशन आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई और पावर से माइनस ई आई, तो माइनस इस साइड पे भी माइनस का सिंबल है, यहाँ मिसिंग है, दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई आई और ई आई का स्क्वायर पार्शियल 2 जेड ऑफ बीटा बाई पार्शियल बीटा 2 इज इक्वल टू समेशन आई ई आई का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। और जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन की एक्स की एवरेज मीन वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो समेशन आई एक्स आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, या
x की जगह हमने जब e रखा था तो e बार इज इक्वल टू समेशन i e i प्रोबेबिलिटी ऑफ e i। अब x की जगह अगर हम e स्क्वायर ले लें, x की जगह e स्क्वायर ले लें तो e स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू समेशन i e i का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ e i। यानी यहाँ पे भी x की जगह e स्क्वायर और यहाँ भी x की जगह e स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास e स्क्वायर बार इज इक्वल टू समेशन i e i का स्क्वायर p ऑफ e i। अब यहाँ हम स्क्वायर पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ e i है, इस वजह से यहाँ हम स्क्वायर को पुट नहीं करेंगे, सिर्फ इस जगह पे और इस जगह पे। ये प्रोबेबिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स आई, प्रोबेबिलिटी जो है वो e i का फंक्शन है, ये ऐसी रहेगी टर्म। और इस x की जगह e का स्क्वायर पुट तो e i का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z ऑफ बीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर इसकी जगह हमारे पास ये आ गया e स्क्वायर की मीन वैल्यू इज इक्वल टू 1 ओवर z ऑफ बीटा, और ये हमने वैल्यू पुट कर दी इस टर्म की जगह, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू बीटा। अब हमारे पास जो ओरिजिनल ये यानी हमारे पास ई स्क्वायर बार की वैल्यू निकल आई, और पहले हमने ई बार की वैल्यू निकाली है, ई बार की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है। ये वैल्यू और अभी जो हमने वैल्यू निकाली, ये दोनों वैल्यू को हम जो हमारी स्टार्ट की इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे, यानी ई बार की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये वैल्यू हम ये वैल्यू ई स्क्वायर बार की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दी, और माइनस जो था ई बार, ये ई बार की वैल्यू हमने पीछे निकाली है इक्वेशन 9 में, उसका स्क्वायर, ये ई स्क्वायर बार की वैल्यू माइनस ई बार का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा इज। इक्वेशन नंबर 3 में हमने इक्वेशन 9 और ये वाली इक्वेशन से वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन 10 जो पीछे थी उसको -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो माइनस पार्शियल ई बार बाई पार्शियल बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर जेड बीटा। ये अब देखें ये इक्वेशन और ये जो है दोनों इक्वेशन 15-16 की जो राइट हैंड साइड्स हैं दोनों सेम है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। एक इसका मतलब फिर इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड यानी डेल्टा ई स्क्वायर बार को हम लिख सकते हैं माइनस पार्शियल ई बार बाई पार्शियल बीटा के इक्वल। हमारे पास डेल्टा ई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू माइनस पार्शियल ई बार बाई पार्शियल बीटा आ गया। ये मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन जो है वो माइनस पार्शियल ई बार बाई पार्शियल बीटा के इक्वल है। We know that beta is equal to 1 over kBT, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये k के बेस में है kb। मैं अगर यहाँ इसमें आपको दिखाऊं, बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर kBT, दैट इसकी इक्वल है, बीटा इसकी इक्वल है। ई बार इज इक्वल टू 1 ओवर जेड ऑफ टी,
समेशन आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई ओवर के बी टी, यानी हमारे पास जो थी ई मीन की वैल्यू, उसको हमने बीटा की बजाय अब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख दिया है। जेड ऑफ बीटा की बजाय हमने जेड ऑफ टी टेम्परेचर और ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, बीटा की वैल्यू ये 1 ओवर के बी टी पुट कर दिया, तो माइनस ई आई ओवर के बी टी। अब ये मीन की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, पहले जो थी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बीटा, अब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमने इक्वेशन को लिख दिया। और इसकी टेम्परेचर के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लिया है ई बार का, इसमें ये 1 ओवर जेड ऑफ टी ऐसे ही लिख दिया। अब ये समेशन ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई ओवर के, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव है, मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो ई की पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी का डेरिवेटिव यही आएगा। वह अब ई की जो पावर है माइनस ई आई ओवर के बी टी, वहाँ से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ई आई ओवर के बी को हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे, बाकी 1 ओवर टी बचेगा, उसका डेरिवेटिव टी के लिहाज से माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर आएगा, माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर। बहुत साइड से के बी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, अब फिर ये इसका डेरिवेटिव हुआ, फिर प्लस के बाद अब इस टर्म का डेरिवेटिव, उसके लिए ये वाली फर्स्ट टर्म को वैसे लिख दिया समेशन ई आई एक्सपोनेंशियल ई आई ओवर के बी टी, और ये 1 ओवर जेड का डेरिवेटिव ये माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर आएगा। जैसे 1 ओवर टी का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर है, इस तरह से 1 ओवर जेड का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर। इंटू पार्शियल जेड बाई पार्शियल टी, के बी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, पार्शियल ई बार बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू 1 ओवर जेड ऑफ टी समेशन आई, ये ई आई और ये ई आई माइनस माइनस प्लस हो गया, ई आई और ई आई का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ई आई ओवर के बी टी, और ये फिर आ गया ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, के बी टी स्क्वायर के जब के बी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के बी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस ई आई और ई आई का स्क्वायर ये हो गया। अब फिर ये match equation 15 by equation 7, then we can write k b t square partial e bar by partial t is equal to minus partial e bar by partial beta, so that partial e bar partial e का स्क्वायर मीन यानी मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू के बी टी स्क्वायर पार्शियल ई बार बाई पार्शियल टी, हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ओके, अब ये वैल्यू हमारे पास इसकी इक्वल आई है, तो हम ये वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया, तो इसकी मीन वैल्यू इज इक्वल टू ये जो है के बी टी स्क्वायर पार्शियल जेड ऑफ टी बाई पार्शियल टी पार्शियल ई बार बाई, हमारे पास ये रिजल्ट निकला है। और डेफिनेशन है कि मीन फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशन, मीन फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशन इन द एनर्जी, पहले था मीन फ्लक्चुएशन मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, अब है मीन फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशन। इसको हमने ये एफ बार से रिप्रेजेंट किया है। इसकी डेफिनेशन ये है कि डेल्टा ई स्क्वायर की मीन यानी फ्लक्चुएशन मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय
मीन एनर्जी का स्क्वायर और होल की पावर 1/2, ये डेफिनेशन है। द मीन फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशन एफ बार इज इक्वल टू डेल्टा ई स्क्वायर मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय ई मीन का स्क्वायर और होल की पावर 1/2। अब इसमें डेल्टा ई स्क्वायर मीन ये ऊपर इक्वेशन 21 से ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो के बी टी ई वी ओवर डेल्टा ई स्क्वायर होल की पावर 1/2। अगर हम कंसिडर करेंगे आवर जो सिस्टम है हमारा दैट इज ए परफेक्ट मोनोटॉमिक गैस है, उसके लिए मीन एवरेज मीन जो एनर्जी अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हर डिग्री हर एक जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kBT है, n पार्टिकल्स के लिए 1/2 n kBT है। तो ये एक डिग्री के लिए है, तो 3 डायमेंशनल जब हम बात करेंगे 1/2 n kBT x एक्सिस के लॉन्ग 1/2 kBT y एक्सिस के लॉन्ग, तो एवरेज एनर्जी निकलेगी तमाम तीनों एक्सिस के लिए दैट विल बी इक्वल टू 3/2 n kBT। तो ई बार की वैल्यू हमारे पास 3/2 n kBT आ जाती है। और ई बार अभी हमने कहा था कि सी वी जो है वो पार्शियल ई बाई पार्शियल, यानी ई मीन की या टाइम के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव वो हमें सी वी की वैल्यू देता है। तो यहाँ से हम इसके अगर हम टेम्परेचर के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें पार्शियल ई बार बाई पार्शियल टी, टेम्परेचर के लिहाज से डेरिवेटिव हम, तो वो टी 3/2 n के भी डेरिवेटिव से बाहर आएगा, टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1 होगा। तो सी वी की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से वो 3/2 n के बी निकलेगी, क्योंकि टी का डेरिवेटिव। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दें, ये सी के बी टी स्क्वायर ये आ गया, उसके बाद सी वी की वैल्यू, ये सी वी की वैल्यू 3/2 n के बी पुट कर दिया, और ये 3/2 n के बी टी उसका स्क्वायर था ई बार का, तो ये उसका स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ सी बी के बी टी स्क्वायर है, यहाँ गलती से मिस है स्क्वायर, के बी टी स्क्वायर सी बी, और फिर इसकी वैल्यू हमने 3/2 n के बी टी पुट किया, तो ये 9/4 n स्क्वायर के बी स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, और फिर 3/2 n डिनोमिनेटर में, ये 3/2 n डिनोमिनेटर में बचेगा, बाकी तमाम टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। इस टर्म को ऊपर लेके आएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। दिस इज द मीन फ्रैक्शनल एनर्जी फ्लक्चुएशंस, 3/2 n की पावर -1/2 at STP से मुराद standard temperature and pressure. If the gas is at standard temperature and pressure, it has a volume of 1 cubic centimeter, and there will be n is equal to 3 into 10 raised to power 9 molecules. अगर हम अपनी गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ले लें, उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, तो उसमें 3 into 10 raised to power 9 मॉलिक्यूल्स मतवक्को हैं। हम ये वैल्यू n की ये वैल्यू ऊपर जो है इसमें पुट करें इक्वेशन के अंदर 2/3, ये 3/2 n की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास f बार की एवरेज f बार की वैल्यू 2 into 10 की पावर -10 आता है, यानी 10 की पावर -10, वेरी 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 स्मॉल वैल्यू। It means that mean fractional fluctuation in the energy is negligible for most purposes. ये negligible value है। From equation 26, the smaller the assembly of gas, when the value of n is small, the large will be the mean fractional fluctuations. यहाँ से ये चीज़ क्लियर है इस इक्वेशन से कि अगर हम n की वैल्यू को, ये डिनोमिनेटर में है -1/2 है, यानी इसका डिनोमिनेटर में है, n की वैल्यू जितनी लार्ज होगी ये f की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, और n की वैल्यू जितनी स्मॉल होती जाएगी f की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। एंड दैट इज द fluctuation in the energy of an assembly. That's all for